अकबर के शासन से लेकर के कांग्रेस के शासन तक इस देश में पहली बार कोई सेकुलर प्रधानमंत्री हुआ है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने मसूरी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में टोका टोकी मत कीजिए। राहुल गांधी को कहा देते हैं आप, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मुसलमानों का मतलब नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुसलमानों को वो हक नहीं देंगे, दंगा करवाएंगे, मंदिर मस्जिद का लड़ाई करवाएंगे, ये बातें राहुल गांधी बोल। राहुल अकबर के शासन काल में एक नियम बना हुआ था उनके शासन प्रणाली का कि कोई भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा मुसलमान वो उनके शासन व्यवस्था में उच्च पद पर नहीं जा सकता था। अच्छा, ये जो पासमानदा मुसलमान और ये इसमें भी बैकवर्ड फॉरवर्ड आप लोगों का होता है ना? ऑब्वियसली सी बात है, जितनी जातियां हिंदू के अंदर है उतनी ही जातियां मुसलमानों के अंदर है। क्या 2024 लोकसभा में भाजपा को मुस्लिम वोट करेंगे? यह बड़ा सवाल है और कई बार अलग अलग मंचों से उभरते रहते हैं और अलग अलग प्रकार से राजनीतिक समीकरण में तोड़ जोड़ कर बातें चलती रहती है। उसको लेकर अभी बात करने आए हैं बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं, उनसे जरा सवाल रहेगा। क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, जहाँ तक वोट का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जो है सबके बीच जाती है चुनाव में। 10 सालों से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, जन कल्याणकारी के जो काम किए हैं, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, अति पिछड़ों के लिए और इस देश के अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े थे, उन लोगों के लिए, तो उसमें सभी समाज के लोग आए, सभी समाज के लोगों को उसका लाभ मिला, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो। तो निश्चित तौर पर जब देश की जनता को लाभ मिलता है सरकार के द्वारा, जब देश की जनता के जीवन में बदलाव आता है सरकार के द्वारा, तो निश्चित तौर पर वो जनता चाहती है कि वही सरकार जो है उसके लिए लगातार काम करती रहे। जी, एक सवाल याद आ रहा है। अभी हम लोग बिहार में हैं और यहाँ पर एम और बाई समीकरण चलता है। ये कोई इस समीकरण से सभी लोग परिचित हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण। इसका दावा लालू प्रसाद यादव करते हैं कि इसका जितना वोट बैंक है वो हमारे पास है और मुस्लिमों के रक्षक बनकर लालू प्रसाद यादव हों या नीतीश कुमार भी कई बार दिखते हैं सामने, भाजपा के एजेंडों से अलग हो जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, ये जो बिहार में प्रचलित एम वाई समीकरण है, इसका अर्थ जो है वो समझने की जरूरत है। इसका जो अर्थ होता है एम वाई माई, यानी मेरा। लालू प्रसाद यादव का जो मेरा है मतलब उनके जो परिवार का है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जब उनको मौका मिला, उन्होंने ये साबित किया कि ये एम वाई सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित है। जब उनको ऑफर आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। क्या पूरे यादव समाज में कोई उनको नहीं मिला था? जब उनको डिप्टी सीएम बनाने का वक्त आया तो उन्होंने अपने पुत्र को बनाया, मंत्री उन्होंने अपने पुत्र को बनाया, सांसद उन्होंने अपनी पुत्री को बनाया और आजकल तो रोहिणी आचार्य जी भी घूम रही हैं। कल हमने देखा, सारे मीडिया में चल रहा है, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। तो इसको कहते हैं वास्तविकता माई समीकरण का, जहां सिर्फ और सिर्फ परिवार ही सीमित हो। और ये जो सो कॉल्ड जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम और यादव, ये जो है सिर्फ इनका दिखावा है। वास्तविकता ये है कि इस देश के अंदर क्या मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया है लालू प्रसाद यादव ने? देखिए, लालू प्रसाद यादव ने अभी सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव ने क्या किया इस बिहार के लिए, उसके भुक्तभोगी हम सब नौजवान युवा हैं। मुझे याद है जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी बिहार के अंदर, तो हम लोग बिहार से बाहर जाने को मजबूर थे पढ़ाई करने के लिए। हम उस पीरियड से गुजरे हैं, हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं। फिर भी मुस्लिम समाज तो लालू प्रसाद यादव को नहीं, आप जो कह रहे हैं कि आरजेडी के 36 यादव विधायक हैं, उनकी संख्या के आधार पर मुसलमानों की संख्या कितनी है विधायकों की आरजेडी के अंदर? मात्र 12। और अभी जो जातीय जनगणना आया है उसमें जो संख्या इन लोगों ने दिखाया है, उसमें यादवों से ज्यादा संख्या मुसलमानों की है। तो क्या लालू यादव जो मुसलमानों के हिमायती बनते थे, जो रमजान में तो टोपी लगा करके और दावत अफ्तार करके मुसलमानों का तुष्टीकरण करते थे, क्या वास्तविकता में मुसलमानों को आगे लाने का काम किया क्या उन्होंने? बिल्कुल नहीं किया। देखिए, इस देश के अंदर जो मुसलमान है ना, ये आजादी के बाद नहीं, आजादी के पहले से पिछड़ा हुआ है। जो ये लोग कहते हैं, असदुद्दीन वैसे ही कह रहे थे ना कि 700 और 800 साल तक जो है मुसलमानों का जो है शासन था, हमारी हुक्मरानियत थी और ये ताजमहल, ये लाल किला, ये चांदनी चौक, ये जामा मस्जिद हमारे बाप दादाओं ने बनाया है। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि उस जमाने में भी जब अकबर का शासन था,
उस जमाने में भी जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और भारतीय देशज मुसलमान थे, उनके साथ अत्याचार, शोषण होता था। उसके उदाहरण बता सकता हूं मैं। अकबर के शासन काल में एक नियम बना हुआ था उनके शासन प्रणाली का कि कोई भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा मुसलमान वो उनके शासन व्यवस्था में उच्च पद पर नहीं जा सकता था। अच्छा, ये जो जी। आप जो पासमानदा मुसलमान और ये इसमें भी बैकवर्ड फॉरवर्ड आप लोगों का होता है ना? ऑब्वियसली सी बात है, जी। जितनी जातियां हिंदू के अंदर है उतनी ही जातियां मुसलमानों के अंदर है। और मुसलमानों के अंदर आप समझिए, मुसलमानों को दो प्रकार की चीजें हैं। एक, जो मुसलमान बुखारा से आए, जो मुसलमान तेहरान और ईरान से आए, जो मुसलमान जो है बगदाद से आए, जिनकी संख्या इस देश के अंदर 12 से 15% है। बाकी जो मुसलमान हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जिनको मिला के हम पासमानदा कहते हैं। पासमानदा एक पर्शियन का शब्द है जिसका मतलब होता है जो पीछे रह गए समाज के अंदर। तो हम लोग इस समाज से आते हैं। इस देश के अंदर 75 से 80% की हमारी संख्या है और उनको जो है पीछे रखने का काम किया गया। अकबर के शासन से लेकर के कांग्रेस के शासन तक इस देश में पहली बार कोई सेकुलर प्रधानमंत्री हुआ है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने मसूरी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में टोका टोकी मत कीजिए। राहुल गांधी को कहा ला देते हैं आप। राहुल गांधी राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मुसलमानों का मतलब नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुसलमानों को वो हक नहीं देंगे, दंगा करवाएंगे, मंदिर मस्जिद का लड़ाई करवाएंगे। ये बातें राहुल गांधी बोल। राहुल गांधी को इस देश की जनता ने नकार दिया है। राहुल गांधी को कर्नाटका जिताया ना सर। ठीक है, जिताया है, ठीक है। राहुल गांधी को इस देश की जनता कितना सीरियस लेती है वो हम सब भली भांति वाकिफ हैं। मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज आपसे बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी का नाम से आपको एलर्जी? नहीं, मुझे बिल्कुल एलर्जी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को जवाब इस देश की जनता ने ही दिया। 2014 से लेकर के 2019 से लेकर के और जितने भी देश के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, तो इसलिए मैं राहुल गांधी पे कोई टीका टिप्पणी या फैक्टर नहीं मानता हूं उनको। मैं बात कर रहा हूं पासमानदा समाज की, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े समाज की, कि किस प्रकार से उनको पीछे रखने का काम किया गया अकबर के शासन से लेकर के अंग्रेजों के शासन तक, कांग्रेस के शासन तक। और मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी इस देश के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मजहब के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण करके नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर जो है इंसाफ करने का काम किया, सामाजिक न्याय के आधार पर लाभ पहुंचाने का काम किया, सामाजिक न्याय के आधार पर पासमानदा विमर्श को इस देश में लाने का काम किया। और मैं आपको बताता हूं कि जो नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, चाहे वो अगर शौचालय बन रहा हो, चाहे वो आवास बनाया जा रहा हो, चाहे वो गैस कनेक्शन दिए जा रहे हो, चाहे वो इस देश के अंदर जनधन योजनाओं का जो है हमने काम किया, चाहे इस देश के अंदर जो है अनाज दिए जा रहे हैं, चाहे इस देश के अंदर जो है गरीब किसान को पैसे दिए जा रहे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हुआ है तो जो मुस्लिम समाज के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंतिम पायदान पर वही लोग थे। तो जो सबसे गरीब होगा, जो सबसे शोषित होगा, सबसे वंचित होगा, तो मोदी जी के जो योजनाएं थे उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा उसी को पहुँचा। पर अभी जैसे आप और जिस प्रकार का जो यहाँ पर राजनीति का ये बातें हैं, तो उसमें कहा मतलब जो आम प्रचलन में ये बातें, आपने सेकुलर कहा मोदी जी को, वो लोग तो सांप्रदायिक दंगाई और ये तमाम बातें पहले चला करती थी। अभी भी तमाम जो आते हैं वो लोग बताते ही हैं विपक्ष के नेता। देखिए, इस देश नरेंद्र मोदी दंगाई है उन लोगों के हिसाब से। इस देश के अंदर अगर सांप्रदायिकता बढ़ी है और सांप्रदायिकता किसी ने बढ़ाने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है, भाजपा पे आरोप। कांग्रेस पार्टी है। और मैं उदाहरण के साथ बता सकता हूं, जब आप मुस्लिम सांप्रदायिकता को तुष्टीकरण के नाम पर बढ़ावा देंगे तो निश्चित तौर पर जो है सांप्रदायिकता बढ़ती है। और इस देश के अंदर जितने दंगे हुए हैं, भागलपुर से लेकर के, भिवंडी से लेकर के, गुजरात से लेकर के, मुरादाबाद से लेकर के, मेरठ से लेकर के, लखनऊ, कानपुर, ये सारे दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए। यहां तक कि भागलपुर का, बिहार का जो दंगा था वो भी कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का काम किसने किया था? कांग्रेस की सरकार ने किया था। बाबरी मस्जिद जब ध्वंस हुआ तो कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो आप मुसलमान को डराते हैं, आप मुसलमान को जो है भय पैदा करते हैं, लेकिन आज का जो मुसलमान है, जो युवा पीढ़ी का मुसलमान है, उसने समझा है कि इस देश के अंदर एक सेकुलर सरकार है जो तुष्टीकरण नहीं करने देगी किसी का, जो मजहब के नाम पर कोई फायदा नहीं पहुंचाने देगी किसी का। वो जब बात करती है तो सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ और सबका प्रयास, ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके साबित किया है। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है।
इसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी समावेशी पार्टी बनती जा रही है। फिर भी सभी आपको समाज मुस्लिम के वोट लोग नहीं उसमें आ रहे मिलेगा हैं। आपको। नहीं, मुस्लिम वोट देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी समाज पे आधारित होकर के कि मुझे इस समाज पे वोट लेना है, इस समाज के लिए मुझे काम करना है, इस समाज के लिए मुझे कोई लाभान्वित योजनाएं लाना है, ऐसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, जो कहती है कि इस देश का हर एक व्यक्ति राष्ट्रवादी है, भारतीय है, चाहे वो मुझे वोट देता हो या ना देता हो, हम उसके लिए कल्याण का काम करेंगे। और और भारतीय जनता भाजपा पार्टी के का नहीं नेता नहीं नहीं गिरिराज नहीं सिंह देखिए, कहते हैं कि जिनको परेशानी है मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देते हैं। ये मैं भी आरोप कहता हूं और मैं भी आपके चैनल पे कह रहा हूं, जो भारत के खिलाफ बात करेगा, जो भारत के संप्रभुता के खिलाफ बात करेगा, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ बात करेगा, मैं भी कहता हूं आपके चैनल के सामने कि उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जो भारत में रह के पाकिस्तान का गुणगान करेगा, उसको हम भारत में रहने नहीं देंगे। तो ये मैं भी कहता हूं, आप रहोगे भारत में और गुणगान करोगे पाकिस्तान का, आप रहोगे भारत के अंदर और जो है फिलिस्तीन का आप समर्थन करोगे। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो चाइना में जाकर के? पाकिस्तान से सवाल पूछो कि पाकिस्तान क्यों नहीं सवाल खड़ा करता है? लेकिन आप जो है, जो राजनीति आपको सूट करती है, अच्छा, आखिरी उसको आप सिलेक्ट करते हो। जी, आखिरी सवाल, ओवैसी साहब सबसे बड़े नेता हैं, उनको जब भी वो आते हैं लाखों की भीड़ जम जाती है, उन पे विश्वास तो करती है मुस्लिम समाज, कोई हो पासमानदा हो, जब जब ये बात मुसलमान का आता है तो पासमानदा अगड़ा पिछड़ा सब मिट जाता है, ओवैसी साहब में लाखों की भीड़ आती है। अब भाजपा का कोई ऐसा देखिए, बड़ा हास्यास्पद है, जी, ओवैसी को आप मुसलमानों का नेता मान रहे हैं। मुसलमान मानते हैं। उस ओवैसी की राजनीतिक हैसियत क्या है मालूम है आपको? जिस प्रदेश से वो आते हैं, उस प्रदेश में वो पूरे प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। 12 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं और 6 में जीत करके आते हैं। वो जानते हैं कि और जहाँ नहीं, पे नहीं, बिहार सुन में लीजिए, 4-5 गो सुन विधायक लीजिए, हैं उनका सुन है। लीजिए। और पूरे देश में कितने करोड़ मुसलमान हैं? और वो 7 सीट अपने प्रदेश में जीत करके आते हैं। उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। वो लोग रज़ाकार लोग थे। जब जी, लाखों की जब भीड़ सुनिए, कहाँ से आ सुनिए, जाती है जब वो आते कहीं हैं? लाखों की भीड़ नहीं आती और है, उत्तर प्रदेश में भी आया, बिहार में कहीं भी, लाखों की भीड़ किशनगंज नहीं वाले आती है। एरिया में। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो देशज मुसलमान हैं 15%, निश्चित तौर पर वैसे लोग ये देशज वैसे मुसलमान क्या होता है? क्लियर करिए इसको। कन्वर्टेड या देखिए, ये 2 तरह के मुसलमान इस भारत के अंदर रहते हैं। जी, एक जो विदेश से आए, जब आक्रमणकारी भारत को लूटने आए, जी, जी। तो उनका मज़हब तो मुसलमान था, तो वो आए तो यहीं बस गए। मतलब अकबर, बाबर के वंशज, ये कहने निश्चित का तौर पर, चाहे वो अकबर हो, बाबर के वंशज हों, जी। या और भी जो आक्रमणकारी आए, लोदी वंश आया, और भी जो लोग तैमूर लंग आए, हुँ, और भी जो लोग आए, जी, उनके जो लोग यहाँ रह गए, जी। 12 से 15% जो बुखारा से आए, बगदाद से आए, तेहरान से आए। मतलब आप ओवैसी आप देशज मुसलमान हैं। मैं बताता जी, हूँ जी। आपको। ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। ओवैसी का मतलब क्या होता है? किसी भी भारतीय जो देशज मुसलमान होगा, जो 85% भारतीय मूल, भारतीय खून और भारतीय मिट्टी का होगा, उसके टाइटल में ओवैसी नहीं होगा। आप टारगेट ओवैसी, कर रहे हैं सुनो ओवैसी बात समाज तो को। सुन लो यार जी, प्लीज़, जी, आप बीच में टोके जा रहे हो। जी। ओवैसी एक शहर है ईरान के अंदर, और वहाँ से जो लोग आए उन्होंने अपना टाइटल ओवैसी रखा शहर के नाम पे। आपके एक पत्रकार हैं ईरानी, बहुत प्रचलित पत्रकार है, हुँ। ईरानी शेरवानी। वो शेरवान एक जगह है, आपको बगदाद से बुखारी आए, जो आज बहुत बड़े मौलाना मुसलमानों के धार्मिक नेता बनते हैं, ये सब विदेशी लोग हैं। इनके जो वंशज थे, ये सब विदेश से आए। इन लोगों की जो संख्या है वो 15 से 20% है। और जो देशज मुसलमान हैं, हम लोग जो मुसलमान हैं, जो देशज हैं, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमारे पूर्वज भगवान राम थे। हमने अपनी पूजा पद्धति को बदली है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हुँ, हुँ, हमने अपनी संस्कृति को नहीं बदली है। हुँ। आज भी मैं कहता हूँ कि हमारी संस्कृति भारतीय है, सनातनी है, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पथ पर चलने वाली है। पूजा पद्धति व्यक्तिगत चीज़ होती है, पूजा पद्धति बदल दिया, संस्कृति नहीं बदला है। हुँ। आज भी हम टीका लगाते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे घर की महिलाएँ साड़ी पहनती हैं क्योंकि हमारी संस्कृति है। लेकिन जो विदेश से आए, जो विदेश लोग आए, उन्होंने अरबी और इस्लामिक कल्चर को लाके थोपने की कोशिश की। ये फ़र्क है हम लोगों के अंदर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ओवैसी जो है विदेशी लोग हैं, तो कुछ लोग अगर उनके साथ चले जाते हैं जो विदेशी मानसिकता के हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। 85% मुसलमान जो है, जी। वो राष्ट्रवादी है, वो देशज है, और जो राष्ट्रवादी सरकार होगी, जो देश को आगे ले ये जाएगी, ये उसके ये साथ आपकी होगी। आपकी बातें समझ रहे हैं वहाँ पे जो जनता है, ये तमाम चीज़ें जो ये हम आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, इस देश के अंदर, इस धरती पर सबसे बड़ा पाप ट्रिपल तलाक का पाप था, हुँ। और उसको ख़त्म करने का काम किसने किया?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के चलिए, आप नेतृत्व में मोदी जी का तारीफ खाली कर मेरी रहे हैं, तारीफ नहीं मैं कर रहा हूँ, पूछता देखो हूँ, एक बात सुनो। किशनगंज एक सीट है यहाँ, मोदी जी का आप तारीफ कर रहे हैं, किशनगंज एक सीट है लोकसभा का, वहाँ पर क्या मुसलमान मोदी जी को चुनेगा या आईएनडीआई ये घटक दल को चुनेगा? भाजपा का वहाँ क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? मुस्लिम है वहाँ पे मुसलमान, आप गुणगान कर रहे हैं मोदी जी का, इसलिए हम कह रहे हैं। देखिए मोदी जी वहाँ एक कन्वर्ट करा मैं पाएँगे? आपको बता रहा हूँ, देखिए 10 सालों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए काम किया और देश के हर नागरिकों के लिए काम किया, उसमें सभी समाज के लोग समाहित हैं। जी, उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश है। जी, उत्तर प्रदेश में वो विधानसभा की सीट याद रखिए जो आज़म खान का एक जो है वर्चस्व था। जी, 8 से 10 बार से लगातार उस सीटों से वो जीते थे। जी। 70% मुसलमान वहाँ पे रहते थे, पसमानदा मुसलमान थे। उस सीट को भी उस वहाँ के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में देने का काम किया है। किशनगंज का भी रिजल्ट और बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएँ हों, पासमानदा समाज के लोग हैं, सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम किया और मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी जिन लोगों ने लाभ लिया है इस सरकार से और जो लोग ये समझते हैं जी, कि मोदी जी जो है मज़हब के आधार पर नहीं, जी, मोदी जी जो है सामाजिक न्याय के आधार पर काम करेंगे जी। और जो लोग कहते थे कि मोदी आ जाएँगे तो दंगा हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा, वो सारी चीज़ें जो हैं गलत साबित हो चुकी हैं और मोदी जी ने इस देश को सिर्फ़ देश के लोगों को ही डेवलप नहीं किया, उनको ही आगे ले जाने का काम नहीं किया, बल्कि दुनिया के अंदर भी इस देश के लोगों को नाम जो है गौरवान्वित कराने का काम किया है। तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि चाहे वो बिहार हो या देश भर में कहीं भी हो, नहीं, मेरा जो सवाल ये था किशनगंज एक सीटें देखो एनडीए देश हारी थी, किशनगंज इसीलिए मेरा ये सवाल है। चाहे वो किशनगंज हो या अररिया हो, हुँ, चाहे वो मुज़फ्फरपुर हो या दरभंगा हो, हुँ, पूरी तरह से हुँ। पूरी तरह से सभी समाज के लोग और ख़ासकर मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पासमानदा समाज के लोग नरेंद्र मोदी के अंदर। पासमानदा समाज के लोग नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, ये बात कर रहे थे दानिश इकबाल जी से। भाजपा के बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं और इन्होंने एक जो बातें कही कि पूजा पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं। ये वाजपेयी जी के ये भाषण से एक बार सुने थे। वही हाँ, वाला नहीं ये लग रहा है। सुने होंगे आप हाँ, और देखिए इसका उदाहरण इंडोनेशिया है। आप जी। कभी इंडोनेशिया जाएँगे, मैं राम की पूजा होती है। इंडोनेशिया गया हुआ, मुस्लिम कंट्री है, जी, लेकिन उन लोगों ने मुझसे कहा मेरे बहुत से दोस्त हैं इंडोनेशिया में जो व्यापार करते हैं भारत के साथ। जी, उन्होंने मुझसे कहा था जब राम मंदिर का इश्यू चल रहा था कि आप दानिश जी कैसे मुसलमान आप लोग हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जो भगवान राम क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं जी। और उनके मंदिर को लेकर के जो है वहाँ पे इतनी सारी जो है इश्यूज़ चल रहे हैं, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, हुँ, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण था। हुँ, और उन लोगों ने कहा कि आप लोगों को इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस है, जी। उसको समाप्त कर कर के और वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए था। तो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने ये इंडोनेशिया के इंडोनेशिया के मुस्लिम मुसलमानों ने जी, बोला था जी। क्योंकि वो लोग मानते हैं कि उन्होंने अपने पूजा पद्धति बदली है। उनके जो पूर्वज थे, वो भारतीय सनातनी संस्कृति के भगवान राम के जो है लोग थे, उनको आराधना करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम आगे भी अपने अपने जो वंशज हैं, उनको यही संदेश देते हैं जी, कि हमने जो है जी। पूजा पद्धति बदली है, हमने अपना तरीका बदल लिया है, हुँ, प्रैक्टिस बदल लिया है, संस्कृति लेकिन वही है। संस्कृति इसलिए है कि हमारा जो जनरेशन है, जी, वो भगवान राम से आता है। जी। इसलिए उनके प्रति सम्मान, आराधना में कभी कमी नहीं होगी। चलिए, तो ये बात हम तमाम बातें काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें क्लियर करने का हमने प्रयास किया है। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। दानिश इकबाल जी को धन्यवाद कहूँगा इतनी तमाम बातें समझाने और बातें करने के लिए। धन्यवाद।